बहुत बहुत प्रणाम श्री एसी श्रीवास्तव जी। नमस्कार, नमस्कार निवेदिता जी, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। तो सब श्रोताओं को बता दें, अभी सब श्रोता धीरे धीरे जुड़ेंगे हमारे साथ कि हम हमेशा की तरह एक मुलाकात कार्यक्रम में एक अलग तरह के मेहमान आज हमारे पास उपस्थित हैं और आज हम उनसे बातचीत करने वाले हैं। और जैसा कि एक मुलाकात कार्यक्रम के बारे में ऋचा प्रियदर्शनी जी, बहुत प्रणाम, आप उपस्थित हैं। तो जैसा कि एक मुलाकात कार्यक्रम के बारे में आप सभी को पता है कि हम लोग इसमें कुछ ऐसे व्यक्तित्व को लाते हैं जो कि खास होते हैं हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, और जिनसे काफी कुछ नया सीखने को मिलता है और नई तरह की बातें करने को मिलती हैं और बहुत कुछ नए आयामों को हम लोग छूते हैं इस कार्यक्रम में। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। शोभना तनेजा जी, आप भी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। मैं देख पा रही हूँ 7 श्रोता जुड़ चुके हैं और जो लोग भी कमेंट दे रहे हैं हम उनके कमेंट्स देख पा रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम और स्वागत है आप सभी का। और आप लोग थोड़ा सा लिख करके बता दीजिएगा कि मेरी और श्रीवास्तव साहब की आवाज बिल्कुल सही से आ रही है आपको, और तो हम लोगों को थोड़ा कंफर्म हो जाएगा। दूसरा, और जब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले परिचय दूंगी श्री एसी श्रीवास्तव जी का। सुषमा परमार जी, बहुत प्रणाम आपको। तो फिर से मैं स्वागत करती हूँ एसी श्रीवास्तव जी का। आपका बहुत बहुत प्रणाम है और इस अनुगुंज के पटल पर आपका बहुत स्वागत है श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत और धन्यवाद निवेदिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको श्रोतागणों का भी खुशी है मेरा कि धन्यवाद। हमको खुशी है कि आप हमारे बीच उपस्थित हैं हम्म। श्री एसी श्रीवास्तव जी। और आज के इस कार्यक्रम की का जो इनिशिएटिव लिया है वो ऋचा प्रियदर्शनी जी ने लिया है, जो कि अनुगुंज की छत्तीसगढ़ से राज्य प्रभारी हैं। तो हम अनुगुंज की तरफ से हम उनके आभारी हैं कि उन्होंने एसी श्रीवास्तव जी का परिचय अनुगुंज से कराया और उन्होंने आज इस कार्यक्रम को आयोजित कराया। और भूपेंद्र टीकू जी, जो हमारे पूरे अनुगुंज के सारे प्रोग्राम्स की प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग हेड हैं वो हमारे, उनको भी बहुत धन्यवाद और अनुगुंज उनका भी बहुत आभारी है। श्री एसी श्रीवास्तव जी सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में एचआर प्रोफेशनल रह चुके हैं और इन्होंने वहां पर रहते इस पर भी काफी काम किए हैं। लीडरशिप ट्रेनिंग में एक्सपर्टाइज है इनकी। लेखक और कवि हैं। इनका पहला संग्रह, काव्य संग्रह पिछले साल आया है, कहना भी जरूरी है, सुनना भी जरूरी है। बहुत अच्छा ये जो मुझे टाइटल लगा इनके बुक का। सेल से सेवानिवृत्ति लेने के बाद वर्तमान में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के साथ पूर्णकालिक रूप से जुड़े हुए हैं। इन्होंने दृष्टि बाधित बच्चों के लिए एनजीओ के साथ शिक्षक, प्रशिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहे हैं और इसके साथ ही ये पेरेंटिंग कोच भी हैं। तो इनका ये छोटा सा परिचय है। तो परिचय एक मनुष्य का जो होता है वो तो कागज में लिख दिया जाता है। आधे से ज्यादा परिचय जब हम इंसान के साथ बात करते हैं और जब हम उनके विचारों को जानते हैं तो उनका परिचय अपने आप ही सबके सामने स्पष्ट हो जाता है, ऐसा हम मान करके चलते हैं। और निवेदिता श्रीवास्तव जी, रेखा ड्रोलिया जी, गायत्री जोशी जी, आप सबको बहुत प्रणाम और बहुत स्वागत है आप सभी का। तो श्रीवास्तव जी, बातचीत शुरू करते हैं, आपकी आज्ञा है। जरूर जरूर जरूर। हाँ निवेदिता जी, एक बात जो जरूर बोलना चाहूंगा इसके पहले, जैसा जी कि आपने बोलिए। बताया कि ऋचा प्रियदर्शनी जी ने इसके बारे में इनिशिएटिव लिया, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे ये आमतौर पर मैं लिख तो बहुत दिन से रहा हूँ, बट मैं थोड़ा सा बस बैक स्टेज में रहता हूँ अपने लिए, पर्टिकुलरली इस फील्ड में। तो ऋचा जी ने मुझसे ये सोशल मीडिया पर ये लिखने पढ़ने का ये परिचय ऋचा जी ने मुझसे करवाया है। इससे पहले भी एक ग्रुप से उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद अनुगुंज ग्रुप से, तो वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मेरे लिए इस पर्टिकुलर फील्ड में। तो बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा जी को भी। मैं अब आप अपना प्रश्न प्रारंभ कर सकते हैं, अब हम लोग बातचीत प्रारंभ कर सकते हैं या तो यही होता है इस दुनिया में, ईश्वर खुद तो आ नहीं सकते, वो अच्छे जरूर जरूर मनुष्यों के रूप में हमारे आसपास उपस्थित रहते हैं।
बहुत बढ़िया, और वेरी। जी, तो यही होता है, हम सबको इतने अच्छे-अच्छे लोग मिलते हैं लाइफ में आगे चलते हुए कि वो लोग हमको बहुत सारे मार्गदर्शन तो वही लोग देते रहते हैं। मधु खरे जी, आपका बहुत प्रणाम, आपका बहुत स्वागत है। अरविंद शारदा जी, बहुत प्रणाम। दादा है हमारे, बड़े भाई हैं अरविंद शारदा जी, वो जुड़े हैं हमारे साथ। अ, जब मैंने भी कॉर्पोरेट में काम किया है, तो बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस में मैंने 12 साल काम किया है, 15 साल मैंने एलआईसी ऑफ इंडिया में काम किया है। तो वाह। तो हमने भी बहुत जैसे एलआईसी ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस प्राइवेट सेक्टर था है। तो उन दोनों के बीच जो डिफरेंसेस थे काम करने के ढंग में और सब कुछ, वो सब हमने काफी देखा करीब से और बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। तो एज एन एचआर प्रोफेशनल, जब हम अपने यहाँ के एचआर प्रोफेशनल की बात याद करते हैं, अपने कॉरपोरेशन, जब हम अपने कॉरपोरेट में काम करते थे, तो हमने भी बहुत फील किया कि एचआर प्रोफेशनल कहने को तो बहुत, एचआर लोगों को बहुत सिंपल सी जॉब नजर आती है दूर से, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो कि एक एचआर प्रोफेशनल भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता है। जानना चाहेंगे आपका कोई ऐसा अनुभव कि आपने ऐसा कोई चैलेंज फेस किया क्या आपके टेन्योर में, और उससे आपने कैसे करके उससे डील किया? थोड़ा मतलब जिज्ञासा है। जरूर जरूर जरूर। निवेदिता जी, मैंने जो है सेल में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भिलाई स्टील प्लांट में लगभग 35 वर्ष, भिलाई स्टील प्लांट और राउरकेला स्टील प्लांट जो उड़ीसा में है, ये दोनों जगह मिला के लगभग 35 साल एचआर में काम किया। और मैं आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ, थोड़ा बहुत इंग्लिश बीच में आ जाएगा तो चलेगा, या बिल्कुल एकदम पूरा बिल्कुल हिंदी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों समझने वाले श्रोता हैं, में? आप बिल्कुल क्योंकि बोल सकते हैं बीच बीच में जी। जनरली आदत वैसी ही हो गई है लोगों के साथ में बात तो करने हाँ, की, मतलब मिला जुला करके बोल सकते मिला हैं जुला जी। के। हाँ, तो हम्म, लगभग सभी फील्ड्स में मैंने एचआर के काम किया है। और एचआर का एक टिपिकल रोल होता है, एक पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंट होता है उससे, कि हमको जी। एक बैलेंस बनाना पड़ता है। हम्म मैनेजमेंट की अपनी प्रायोरिटीज हैं, हम्म वर्कर्स की अपनी प्रायोरिटीज हैं, हम्म यूनियन की अपनी प्रायोरिटीज हैं। हम्म, और इन तीनों के बीच में समन्वय बैठाने के लिए अगर कोई है, वो तो एचआर प्रोफेशनल बिल्कुल। है ना। अगर आप देखेंगे जो मैनेजमेंट की जो प्रायोरिटीज रहती हैं और यूनियन की प्रायोरिटीज रहती हैं, वो जनरली क्रॉस रोड में रहती हैं। बहुत सारे पर्सनल करेक्ट। इंटरेस्ट होते हैं, बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। और हम्म पर्टिकुलरली हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे सेल जैसा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में है, वहाँ पे जो हम्म निर्णय लिए जाते हैं वो लोकल सिचुएशन को, भिलाई की पर्टिकुलर सिचुएशन को ध्यान में रख के शायद ना लिए जाते रहे हों, क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हम्म बहुत सारी यूनिट्स हैं। तो वो जो निर्णय आते हैं और उनमें तीनों समूह को साथ में बैठ के, इसके साथ साथ आपको अपना कैरियर भी देखना है, आप मैनेजमेंट को नाराज नहीं कर सकते, आपने तो कॉर्पोरेट में काम किया हुआ है आपने। तो ये बिल्कुल बैलेंस बिल्कुल। बनाना एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम होता है। मेरे साथ में एक ऐसा चैलेंज आया जब मैं कॉन्ट्रैक्ट लेवल मैनेजमेंट में काम कर रहा था। आप अगर जी। एचआर प्रोफेशनल से बात करेंगे तो सबसे डिफिकल्ट काम अगर कोई है, तो वो है कॉन्ट्रैक्ट लेवल का मैनेजमेंट। हम्म, कॉन्ट्रैक्ट लेवल का मैनेजमेंट भी वो इसलिए डिफिकल्ट है कि थ्रू कॉन्ट्रैक्टर उन लोगों को एंगेज किया जाता है, बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन होता है। और बिल्कुल। इससे ज्यादा और बोलना उचित नहीं उनके होगा। रूल भी बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा डिफाइंड इतने ज्यादा नहीं होते, और उनके रूल उनके नहीं हिसाब होते, से ज्यादा होते हैं। नहीं, और डिफाइन नहीं हम कर भी नहीं सकते, उसमें भी एक हाँ, बहुत ही एग्जैक्टली। मतलब डेंजरस एरिया होता है कि दे आर द एम्प्लॉय ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, दे आर नॉट योर हम्म, एम्प्लॉय। और द मोमेंट आप ऐसा एग्जैक्टली। कुछ करेंगे जिसमें कहीं वो रिलेशन अगर उनसे डायरेक्ट एस्टेब्लिश हो जाए, तो नेक्स्ट डे ही विल गो टू द कोर्ट and ask कि भैया I am the employee of Bhilai Steel Plant, so I should be regularized. So such kind of court cases, number of cases we have faced. तो जो point I was telling is कि there are certain vested interest because ये आजकल रेगुलर एम्प्लॉयज रखने का कल्चर खत्म हो गया है, इवन पब्लिक सेक्टर में भी बहुत सारे जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करवाए जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक रेगुलर एम्प्लॉय का जितना सैलरी है, उतनी सैलरी में 10 कॉन्ट्रैक्ट लेबर आप एंगेज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसमें कुछ मैनेजमेंट के लोग भी रहते हैं, यूनियन वाले भी हम्म लोग इन्वॉल्व रहते हैं। और मैं बीच में हम्म वहां पे था, एंड आई एम फ्रॉम द स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, 22 साल से मैं आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जुड़ा हुआ हूँ।
तो उस जी। स्थिति में वही चीज को मुझे बहुत मुश्किल लगा, लेकिन मैं फर्म रहा और अपने पीरियड में मैंने उनके कॉन्ट्रैक्ट लेबर का पीएफ प्रोविडेंट फंड जो होता है या उनके जो हम्म दूसरे स्टेटूटरी ड्यूज होते हैं वो कट जाया हम्म करते थे और जाके गवर्नमेंट के पास जमा नहीं हुआ करते थे। तो मैंने अपने हम्म समय के पीरियड में कई हजारों कॉन्ट्रैक्ट लेबर के पुराने वो केसेस क्लियर करवाए कि जिससे कि हम्म अगर किसी को डेथ हो जाए या किसी का रिटायरमेंट हो जाए तो कुछ भी नहीं मिलता था जिन लोगों को, तो उनके वो हम्म सारे सारे रिकॉर्ड्स क्लियर होने के बाद में वो उनका हम्म परिवार, नॉट नॉट ओनली द लेबर, उनके परिवार के लिए एक बहुत ही मतलब एक सुखद फ्यूचर उनका मैंने इस तरीके से एस्टेब्लिश किया। एंड मुझे मालूम है कि इसमें मुझे कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े और मुझे अपने हम्म करियर से भी कंप्रोमाइज करना पड़ा, बिकॉज टॉप मोस्ट पीपल आर समटाइम्स इन्वॉल्व इन ऑल दिस थिंग्स। तो हम्म वो है। दूसरा क्षेत्र है जो एक रिक्रूटमेंट के क्षेत्र में भी मैंने बहुत सारी, मैं रिक्रूटमेंट का इंचार्ज रहा हूँ बिलास स्टील प्लांट में कई साल तक। तो आप समझ हम्म सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर में रिक्रूटमेंट कितना डिफिकल्ट होता है और किस किस लेवल तक के लोग इन्वॉल्व होते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। एंड अभी मेरा बहुत प्रेशर्स भी हाँ, होते हैं, वो इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर्स होते हैं बहुत। इंटरनल तो होते ही हैं, इंटरनल को आप मैनेज कर सकते हैं आसानी से, बट जो एक्सटर्नल हम्म प्रेशर होते हैं और किस लेवल के होते हैं मैं सोशल मीडिया में बात नहीं कर सकता उसके बारे में। बिल्कुल उस बिल्कुल लेवल के सही है। प्रेशर आते नहीं, हैं, मैं उस समझ लेवल के सकती हूँ। प्रेशर आते हैं और उसमें जब आपको कॉन्ट्राडिक्टरी बहुत सारे प्रेशर्स आते हैं, मैनेजमेंट का प्रेशर आता है, फिर कैसे हैंडल करना है, दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। But हम्म touchwood, with the grace of God, the grace of my guru, I could successfully complete my tenure, and I took voluntary retirement. Basically, I did not retire. एक समय ऐसा आया जब मुझे लगा कि मेरी अब आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं और इच्छाएं तो अनंत होती हैं, इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है। तो फिर मुझे हम्म लगा कि अब मुझे अब लेना नहीं है, अब सोसाइटी को देना है ना, जो हम्म लिया है सोसाइटी से उसको वापस करना है। सो आई टुक वॉलंटरी हम्म रिटायरमेंट। That was a tough decision for the ग्रेट। family, but still I went for it, and I am now enjoying my life fully and contributing to the society. वेरी गुड। Yeah, yeah, निविता जी। जी, बहुत अच्छा लगा और आपके विचार भी सुन के, और एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही बातें करी। ऐसी सिचुएशंस आती हैं। और एक चीज बोलनी थी कि जैसे स्वामी विवेकानंद ने एक बोला है कि इंसान के व्यक्तित्व में एक अभय होना चाहिए, एक निर्भीक रहना चाहिए इंसान को। तो वो जो इस चीज को बहुत ज्यादा जोर देते थे वो अपने लेक्चर्स में भी, कि अभय इंसान के अंदर होना चाहिए। तो Okay. ये जो निर्भीकता होती है एक इंसान के अंदर, वो अपने उसकी जॉब में भी उसको ऑनेस्ट रखती है। और ऐसी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जॉब में जहां पे आपको, अगर आप डर गए तो फिर आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया खुद के साथ, बिल्कुल मॉरलिटी के साथ, सब चीजों के साथ आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। और अगर आप नहीं डरे तो आप, जब आप उस नौकरी के बाद भी उस नौकरी के पीरियड को याद करते हैं तो आपको अपने ऊपर गर्व होता है और एक सेटिस्फेक्शन होता है कि आपने बहुत अच्छी तरीके से उन चैलेंजेस को निभाया और उन सिचुएशन से आप बाहर निकले और अपनी तरीके से आपने उन सिचुएशंस को हैंडल किया। और बिल्कुल मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि ये अनुभूति आपको भी होती होगी। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं जी मतलब आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विथ माय करियर। और जो आपने जो बोला ना, जो अभय वाली चीज जो है, वो एक्चुअली आपके विचारों से आती है, आपके संकल्प से आती है। अगर आपका बिल्कुल। संकल्प स्ट्रांग है, मैं इस चीज में हम्म विश्वास करता हूँ, अगर आपका संकल्प हम्म स्ट्रांग है, संकल्प में बहुत शक्ति होती है। तो हम्म फिर अगर आप ठीक है, परीक्षा होती है आपकी, आपके संकल्प के पथ पर आपकी परीक्षा होती है, लेकिन अगर आपका हम्म, संकल्प स्ट्रांग है तो चीजें आपके हिसाब से बनती चली जाती हैं। बनती मैंने चली देखा है, जाती है। मैंने देखा है ऐसा होते हुए, मिरेकल्स होते हुए मैंने अपने साथ में ही देखे हैं। जी, ऐसी ऐसी सिचुएशन में फंसा हूं, बट इतनी आसानी से उस सिचुएशन से निकल गया केवल अपने संकल्प की शक्ति के ऊपर से। संकल्प शक्ति से। बहुत अच्छी जी बात कही आपने। जी 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 अ, एक और जो आपके परिचय में हमने पढ़ा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो अ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, विदाउट नेमिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनीथिंग, क्योंकि आपने इसके साथ क्लोजली काम किया है, तो सीएसआर जो होता है, जो एक औद्योगिक संस्थान में जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम होता है, वो एक्चुअली होता है या
या सिर्फ दिखावा होता है? मैं ये जानना चाहती हूँ। विदाउट नेमिंग, ऑब्वियसली यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेल ओनली, मतलब मैं तो ये नहीं कह रही हूँ कि आप सेल के बारे में बताइए, आपके अपने क्या विचार हैं इसके बारे में, कैसा रहता है ये? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये खाना पूर्ति ज्यादा होती है। मैम, वैसे तो मेरा CSR के बारे में मेरा विचार ये है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एक नया एक सगुफा अभी छोड़ा गया है जिसको बोलना चाहिए। बट बेसिकली जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, बेसिकली दे आर फॉर द सोसाइटी। वो रिसोर्स आप रिसोर्सेज कहाँ से ले रहे हैं? वेयर फ्रॉम यू आर गेटिंग द रिसोर्सेज? आपके पास लोग कहाँ से मिल रहे हैं? आपके पास एम्प्लॉइज कहाँ से आ रहे हैं? सोसाइटी से आ रहे हैं ना। अगर वो एजुकेटेड लोग सोसाइटी में नहीं होंगे तो क्या आप अपना ऑर्गेनाइजेशन चला पाएंगे क्या? अगर उस एंगल से देखें तो 2% 3% कुछ भी नहीं है ना। जैसे आपने एक गांधी जी का एक सिद्धांत था, गांधी प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप बोला करते थे। वो ये बोलते थे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो उसका जो ओनर है उसको उस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर नहीं होना चाहिए, ट्रस्टी होना चाहिए। मतलब आप जितना जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार लीजिए, रेस्ट शुड गो टू द सोसाइटी। और अभी हम बोल रहे हैं कि नहीं, वही मैं दैट इज व्हाट आई एम स्टिल टेलिंग यू। अभी हम बोल रहे हैं 3% खर्चा कर दिया तो बहुत बड़ी बात है। एंड मुझे बहुत लंबा मैंने कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भी विजिट किया है, ऑडिट किया है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का CSR में, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में भी देखा है। आपने बहुत सही बोला, ये CSR की जगह ये PR एक्टिविटी हो गई है एक्चुअली। पब्लिक रिलेशंस एक्टिविटी जो होते हैं ना अपने, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी इमेज बनाने के लिए काम करते हैं, उसमें क्या होता है कि आप जो काम कर रहे हैं तो फोकस आपका अपनी तरह है कि मुझे इस काम से क्या चाहिए, है ना। सी देयर आर टू थिंग्स। अगर आप किसी का सच में भला करना चाहते हैं तो आपका फोकस सामने वाले की तरफ रहेगा कि मुझे उसको क्या चाहिए, मुझे क्या देना है उसको। बट ये CSR में अभी फोकस जो है ना वो अपनी तरफ रहता है कि मुझे क्या चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 5 लाख खर्च कर रहा हूँ या 10 लाख खर्च कर रहा हूँ तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलेगा, विच इज वेरी बैड थिंग। क्योंकि CSR का जो मूल रूप का जो मूल है उसके विपरीत है ये चीजें। लेकिन ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत, कॉर्पोरेट में बहुत सारी चीजें चलती हैं, आप तो जानते ही हैं कॉर्पोरेट की कल्चर और कॉर्पोरेट क्या है। तो ये केवल एक PR एक्सरसाइज है मोस्टली, इसके अलावा और कुछ नहीं। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने काफी अच्छे काम भी किए हैं इसमें, है ना। पर्टिकुलरली टाटाज ने, है ना। मैं एक नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनके कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को मैंने विजिट किया था और उन्होंने कुछ इतनी अच्छी स्कीम्स उन्होंने लॉन्च की बिहार के पिछड़े इलाकों में कि इनफैक्ट गवर्नमेंट ने आके उनसे रिक्वेस्ट किया कि यू टेक मनी फ्रॉम अस और आप हमारे लिए वो स्कीम्स को लॉन्च करिए। तो उस लेवल में जाके भी लोगों ने कॉर्पोरेट बजाज अलियांस ने भी बहुत अच्छा किया हुआ है। तो जैसे हमारे यहाँ क्या होता था, गिव इंडिया के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया था। तो वो गिव इंडिया में तो बहुत सारे एनजीओस का पूरा एक प्लेटफॉर्म है। तो हम जो एम्प्लॉयज होते थे, हमारे पास पूरा हमको उन्होंने खुद ही हमारे हाथ में दे दिया था गिव इंडिया वाला प्लेटफॉर्म, कि हमारी चॉइस होती थी हम अपने कितने पैसे का कंट्रीब्यूट करवाना चाहते हैं हर महीने, हम किस डायरेक्शन में करवाना चाहते हैं, कहाँ पर करवाना चाहते हैं। इवन हमारे पास वो भी ऑप्शन होती थी कि कौन से एनजीओ को हम अपना पैसा पहुंचाना चाहते हैं। और इतना अच्छा था कि जैसे मैं एक साउथ में एक बच्चे को पढ़ाने का जिम्मा मैंने ले लिया था और वहां से वो पूरी रिपोर्ट आ जाती थी मुझे गिव इंडिया की तरफ से। जी। तो बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत अच्छा करा था। मतलब बजाज अलियांस का भी काफी अच्छा है। तो वो एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा था उनके साथ। जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आज तो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बड़े मेरे हार्ट के क्लोज हैं। तो मेरे को लगा यू आर द बेस्ट पर्सन टू डिस्कस अबाउट ऑल दोस टॉपिक्स। जैसे एक और है, आपने लीडरशिप की ट्रेनिंग करी है काफी, यू आर एक्सपर्टाइज इन दैट। एक सवाल आता है, क्योंकि हमने भी एज अ लीडर काम किया है कॉर्पोरेट में, तो हम बॉस भी थे। तो हमेशा हमेशा हम लोग भी काफी रोटेट करते थे, देयर इज डिफरेंस बिटवीन बॉस एंड लीडर। बॉस की ये क्वालिटीज होती हैं, लीडर की ये क्वालिटीज होती हैं। हम लोग बोलते हैं लीडर बॉस नहीं होना चाहिए, लीडर होना चाहिए। तो
somewhere I felt during my tenure, जब मैं काम करती थी, कि कहीं पे काफी सारी सिचुएशंस में ये बॉस और लीडर दोनों ओवरलैप हो जाते हैं, चाहे हाँ या अनचाहे। आपका इसके बारे में क्या विचार है, हम जानना चाहेंगे। और जब ओवरलैप हो जाते हैं, कैसे डील करना चाहिए ऐसी सिचुएशन से? मैम, जो बॉस बोलिए या मैनेजर बोलिए या लीडर बोलिए, जी। I would say all leaders are manager, but all managers are not leaders. Getting my point? Because all managers जो है basically they rely on resources, है ना? जी। They rely on resources, they rely on rules and regulations, है ना? Rule book, है ना? But जो leader होता है ना, जी। वो मैनेजर तो एक इवन ह्यूमन रिसोर्स को भी एज ए रिसोर्स देखता है ना? एंड आई एम अगेंस्ट दिस कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स वेयर पीपल बहुत बड़ी बड़ी चीजें करते हैं ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स नहीं है भाई, ह्यूमंस आर देयर फॉर देम, यू आर वर्किंग। उनको रिसोर्स कैसे आप बोल सकते हैं? तो लीडर जो है ना, लीडर जो है ह्यूमंस को एज ए रिसोर्स नहीं देखता, एज ए ह्यूमन को एज ए ह्यूमन बीइंग डील करता है। बहुत अच्छा। जो 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 मैनेजर है वो एक आदमी को उसके डेजिग्नेशन से जानता है ना, कौन क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। बट लीडर एक आदमी को एक आदमी के नाम से जानता है कि उस डेजिग्नेशन के पीछे जो पर्सन है उससे डील करता है। इसीलिए लीडर्स जो है ना, दे डू मिरेकल्स। हाँ, ऐसा बोला जाता है, ए ग्रुप ऑफ लायंस लेड बाय ए डंकी, है ना, कैन बी डिफीटेड बाय ए ग्रुप ऑफ डंकीज लेड बाय ए लायन। बहुत सही। लीडर की इतनी कैपेबिलिटी होती है। बट आपने एक बहुत मेरे दिल के जो सबसे नजदीक जो विषय है वो आपने उठाया है, इसलिए एक चीज और बोलना चाहूंगा कि आजकल ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे तो आपको लीडर्स बहुत कम नजर आएंगे, है ना? एग्जैक्टली। चाहे पब्लिक सेक्टर की बात करें, चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात करें। कारण क्या है कि लीडरशिप स्टार्ट्स विथ योरसेल्फ। डू वी हैव कंट्रोल ओवर आवर माइंड? Do we have control over our thoughts? Do we have control over our emotions? Our anger? इन सब चीजों के ऊपर हमारा नियंत्रण है क्या? अगर नहीं है तो आप अच्छे नेतृत्वकर्ता कभी भी नहीं बन सकते। तो आजकल क्या हो गया है, कॉर्पोरेट में लोग डर दिखा के, है ना, आजकल काम जो करवाया जाता है, आजकल जो प्राइवेट सेक्टर में एकदम कल्चर हुआ करती है हायर एंड फायर वाली, वही कल्चर आजकल पब्लिक सेक्टर में भी आ रही है। लोगों को नौकरी का डर दिखा के, लोगों को प्रेशराइज करके, धमका के, डरा के लोगों से काम करवाया जाता है। वो लीडरशिप नहीं है। बिकॉज क्या है ना, लीडर खुद इनसिक्योर है। लीडर जो है वो अपनी जगह में खुद इनसिक्योर है, वो लीडर है ही नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? आप बिल्कुल, आपने, मैं यही बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ऐसा ही हो रहा है। हाँ, जो लीडर, जिसको आपने टीम लीडर बनाया, उसके ऊपर भी प्रेशर होता है। उसका जो बॉस है वो भी बॉस ही बना हुआ है, वो भी मैनेजर बना हुआ है, वो भी लीडर नहीं बन रहा। तो वो जो लेयर टू लेयर होती है ना, तो क्या होता है कि जो अगर एज अ लीडर कोई बीच का मिडिल मैनेजर काम करना भी चाहता है, तो वो इतना प्रेशराइज्ड हो जाता है कि उसको लीडर बनने का मौका ही नहीं मिलता। He is not allowed to basically. He is not allowed to. तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं, मैं कॉर्पोरेट में बहुत सारे प्रोग्राम्स लेता हूँ। मैं एक संस्था से भी जुड़ा हुआ हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। तो वहाँ पे कॉर्पोरेट में हम सबसे पहले क्वेश्चन लोगों से यही पूछते हैं, जो मिडिल मैनेजमेंट या सीनियर मैनेजमेंट लीडर्स जो आते हैं, मैं पूछता हूँ कि डू यू हैव कंट्रोल ओवर योर थॉट्स? क्या आपके विचारों के ऊपर नियंत्रण है क्या? आपके मन में अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इनसिक्योरिटी आ रही है, कैन यू मैनेज दैट? अगर नहीं आएगी, नहीं आप मैनेज कर पाओगे तो मैनिफेस्ट होगा आपके बिहेवियर में। और जो इनसिक्योर आदमी है, जिसका अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो दूसरे के ऊपर कैसे विश्वास करेगा? कैसे करेगा? What you do with others is a reflection of yourself. Exactly. है ना? तो आपके अंदर अगर इनसिक्योरिटी है, डर है, फियर है,
तो आप कैसे दूसरे को, इसीलिए पहले अपने आप को मैनेज करिए, है ना, अपने विचारों को मैनेज करना सीखिए, अपनी भावनाओं को मैनेज करना सीखिए, देन यू कैन बिकम एन बिल्कुल। इफेक्टिव लीडर, है ना। बिकॉज एज ए लीडर यू हैव टू डील विद द पीपल, एंड लोगों का पोटेंशियल, आप जो बोलते हैं ना, जो आइसबर्ग जो है वैसा है। कॉर्पोरेट आर नॉट इवन यूजिंग 1% ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द पीपल। पीपल कैन डू मिरेकल्स, आई एम टेलिंग यू, बट उनसे काम करवाने लोग नहीं वाले हमारे पास। नेतृत्वकर्ता ऐसे नहीं है जो लोगों को ढंग से लीड कर सके। पुराने नाम कुछ जी। जरूर सुनाए जाते हैं, हम आप पढ़ते रहते हैं, आप भी रोज पढ़ते होंगे, हम भी पढ़ते रहते हैं, बट वैसे लीडर्स आजकल नहीं है। आजकल कंपनी का प्रॉफिट बैलेंस शीट से देखा जाता है कि क्या कंपनी का वो है, इसीलिए कंपनी में सस्टेनेबिलिटी भी नहीं है। आप देखेंगे ट्रांजिशन भी बहुत है, बहुत सारे लोग छोड़ते हैं, जॉब हॉपिंग चलता है, 1 साल 2 साल यहाँ काम किया, 3 साल काम किया, कहाँ वो जी। ऑर्गेनाइजेशन जुड़ाव नहीं रहता है लोगों के साथ में, बिकॉज लीडर्स आर नॉट देयर। एग्जैक्टली। बिल्कुल सही बोला आपने। बहुत अच्छा लगा। और एग्जैक्टली बहुत सही बात बोली आपने कि खुद के विचारों पर ही नियंत्रण नहीं है, आपको अपने तो ऊपर ही आत्मविश्वास नहीं है, और आपको डील, आप सोच रहे हैं आप मशीनों से डील कर रहे हैं, आप तो एक्चुअली ह्यूमन बीइंग से डील कर रहे हैं। यस, तो फिर यस, कैसे विचारों का जुड़ाव होगा, तो कैसे होगा? और जब बिल्कुल विचारों बिल्कुल का जुड़ाव ही नहीं हो पाएगा तो आप आपकी बातों को एक्सेप्ट ही कैसे करेगी आपकी टीम, बिकॉज आपको गुड लीडर जैसा वो मानेगी ही नहीं। बहुत बिल्कुल। अच्छा। श्रोता साहब, हम आपकी कुछ कविताएं सुनना चाहते हैं, और श्रोता वाह। भी बैठे हुए हैं, एक दो श्रोताओं ने लिखा है कि हम आपकी कविताएं भी सुनना चाहते हैं। जी ऋचा जी 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 भी लिख रहे हैं हम आपकी कविताएं भी सुनना चाहते हैं। मधु खरे जी जी लिख रही जरूर। हैं, कैन वी हियर सम पोएम्स प्लीज। तो आप थोड़ा सा कविताएं सुना दीजिए, उसके बाद बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे हम। जरूर जरूर जरूर। आ, मैं पहली एक कविता सुनाता हूँ जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। आ, जब हमारे अपनी उम्र के साथ में मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, मेरी उम्र के साथ के जो लोग हैं, और ये कविता मैंने जब लिखी थी तो फिर इतने ज्यादा मुझे इसके रिस्पॉन्सेज मिले थे कि लोगों ने बोला कि हम जिस चीज को कभी नहीं एक्सप्रेस कर पाए वो आपने आज एक्सप्रेस कर दी। ऐसी दो वाह। मैं कविता सुनाना चाहूंगा। तो स्वागत। पहली कविता है, उसका शीर्षक है कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। अच्छा। हाँ। जी। अ, बच्चे बड़े हो गए हैं, बिस्तरों पर अब सलवटें नहीं पड़ती, वाह। ना ही इधर उधर छितराए हुए कपड़े हैं, वाह। रिमोट के लिए भी अब झगड़ा नहीं होता, है ना। जब छोटे बच्चे हुआ करते थे तो सबसे बड़ा झगड़ा हुआ पड़ता था, टीवी का रिमोट किसके हाथ में रहेगा, है ना। तो रिमोट के लिए भी अब झगड़ा नहीं होता, ना ही खाने की नई नई फरमाइशें हैं, मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। सुबह अखबार के लिए भी नहीं होती मारा मारी, घर बहुत बड़ा और सुंदर दिखता है, पर घर का हर कमरा बेजान सा लगता है। अब तो वक्त काटे भी नहीं कटता, बचपन की यादें सिर्फ कुछ फोटो में सिमट गई हैं, मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। अब मेरे गले से कोई नहीं लटकता, ना ही कोई मुझसे घोड़ा बनने की जिद करता है। खाना खिलाने को अब चिड़िया भी नहीं उड़ती। पहले बच्चों को खाना खिलाया करते ना, देखो चिड़िया उड़ रही है खाना। तो खाना खिलाने को अब चिड़िया भी नहीं उड़ती, खाना खिलाने के बाद की जो तसल्ली मिलती थी वो भी अब नहीं मिलती। वाह। ना ही रोज की बहसों और तर्कों का संसार संसार है। जब एडल्ट स्टेज में बच्चे हुआ करते थे तो रोज दुनिया भर की बहसें हुआ करती थी। ना हम्म। अब झगड़ों को निपटाने का मजा है, बहन भाई के बीच झगड़ा हो रहा है, उसमें आपको निपटाने में आनंद आता था। ना ही बात बेबात गालों पर मिलता हुआ दुलार है, बजट की खींचतान भी अब नहीं है, मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। पलक झपकते ही जीवन का स्वर्णकाल निकल गया, पता ही नहीं चला इतना खूबसूरत एहसास कब पिघल गया। तोतली सी आवाज में हर पल उत्साह था, पल में हंसना, पल में रो देना,
बेसाख था, गालों पर उमड़ता हुआ प्यार था, कंधे पर थपकी और गोद में सो जाना, सीने पर लिटाकर वो लोरी सुनाना, बार बार उठकर रात को रजाई को उड़ाना। अब तो बिस्तर भी बहुत बड़ा हो गया है। ओहो। मेरे बच्चों का मेरे बच्चों का प्यारा बचपन कहीं खो गया है। हम्म। अब तो रोज सुबह शाम मेरी सेहत को पूछते हैं, मुझे अब आराम की हिदायत देते हैं। पहले हम उनके झगड़े निपटाते थे, हम्म। आज वे हमें समझाते हैं। हम्म। लगता है अब शायद हम बच्चे हो गए हैं। हम्म। मेरे बच्चे अब बहुत बड़े हो गए हैं। बहुत अच्छी कविता। बिल्कुल रियल, आपने अपने अनुभव के ऊपर बहुत अच्छी कविता लिखी। सुंदर, जी संवेदनशील कविता। हाँ, मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है ये कविता। और जी। एक और कविता मैंने लिखी थी जब मेरा काफी पुत्र। लोगों ने आपकी कविता की तारीफ करी है, मैं उनके नाम ले लेती हूँ। तो सॉरी, मैंने बीच में आपको डिस्टर्ब किया। तो ऋचा जी ने, शोभना तनेजा जी ने, आभा सिन्हा जी, मंजुला श्रीवास्तव जी, गायत्री जोशी जी, अजय कुमार सिन्हा जी, मधु खरे जी, नीरू मेहता जी, वीना कुमार जी, मोनिका चावला कपूर जी, पूनम शर्मा जी, सब लोगों ने काफी तारीफ करी है आपकी कविता की। जी थैंक यू, हाँ, आप। धन्यवाद। तो ये भी मेरे एक जीवन से जुड़ी हुई कविता है, बहुत नजदीक है मेरे दिल के। अ, हमने माँ के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं, है ना। आप जनरली माँ के बारे में बहुत सुनते हैं, बहुत भावनात्मक रूप से लिखा गया है। लेकिन पिता के बारे में बहुत कम लिखा गया है ना। और पिता का एक जॉब रोल ऐसा होता है कि दिल के अंदर बहुत सारी बातों को दबा के रखना पड़ता है। माँ क्या है, अपनी बातों को बच्चे के साथ में शेयर कर देती है, बच्चे माँ के साथ अपनी बातें शेयर कर लेते हैं। बट पिता को वो मौका नहीं मिलता, चाहते हुए भी वो शेयर नहीं करते, क्योंकि क्या, वो डिसिप्लिन का एक उसको बच्चे के कैरियर के बारे में सोचना, डिसिप्लिन के घर में रखना, वो पिता का रोल होता है। तो इस चक्कर में पिता अपने बच्चों से फिजिकली काफी दूर रहता है। तो वही एहसास मैंने अपनी कविता में भरने की कोशिश की है। मैं थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ ये कविता पढ़ते हुए, क्षमा करेंगे थोड़ा सा। कोई बात नहीं, कविता तो वही है जो कि बिल्कुल भावनाओं में डाल दे, सबको भावुक बना दे। सुनाए। मुझे याद है वो दिन जब तुम्हें पहली बार देखा था, पालने में बंद, मुट्ठियों में सारा आसमान समेटे, बंद आंखों में सपने सजोए, शांति से सोते हुए। तुम में कहीं अपना प्रतिबिंब देखा था, महसूस किया था पिता होने का अछूता एहसास, दिल के किसी कोने में अभी भी है वही सुंदर आभास। जब घुटनों के बल गिरते पड़ते तुम आते थे पास, आंखें में आंसू और चेहरे पर भोली मुस्कान के साथ, तुमको सीने से लगाना और ऊपर हवा में उछालना, खिलखिलाता हुआ तुम्हारा चेहरा और मुझ पर तुम्हारा विश्वास। हवा में होते हुए भी तुमको डर नहीं लगता था, क्योंकि तुमको पूरा विश्वास था मेरे ऊपर। बहुत सुंदर। इसी विश्वास ने पिता के वजूद वजूद को और मजबूत बनाया, प्यार के साथ साथ सदा कर्तव्य का एहसास करवाया। हर दिन शाम को जब तुम करते थे मेरा इंतजार, मेरे आते ही नन्हे पैरों से दौड़ते हुए आते थे पास, मेरे साथ स्कूटर में बैठकर रोज सिर्फ एक चॉकलेट की आस। थी है रोज की बात, पर हर दिन था एक नया एहसास। पहली बार जब तुम्हें स्कूल की बस में बैठाया, मन के अंदर लगा जैसे कि अपना कुछ छूट रहा है। निकल रहे हैं तुम्हारे नन्हे पंख, तुम उड़ने को हो रहे हो तैयार। दिल में अंगड़ाई ले रहा था एक मीठा सा प्यार। किशोरपन में तुम्हारा हर चीज को तर्कों से तोलना, है ना। एडल्ट एज में पर्टिकुलरली जो सन होता है वो फादर के साथ में बहुत ज्यादा आर्गुमेंट करता है ना।
बहुत ज्यादा आर्गुमेंट, बहुत ज्यादा लॉजिक, किशोरपन में तुम्हारा हर चीज को तर्कों से तौलना, माँ के साथ गहरा लगाव और मुझसे कम बोलना, पिता के कर्तव्यों तले तुम्हें बात बात पर टोकना, प्यार को सीने में दबाकर अपने जज्बातों को रोकना। जवानी में तुम्हारे खूबसूरत व्यक्तित्व में मैंने खुद को देखा, तुमसे दोस्त की तरह प्यार किया और बहुत कुछ सीखा। तुम्हारे भविष्य के लिए तुम्हें कई सीखें दी, तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया, अपने अनुभव तुमसे बांटे और तुम्हारे साथ मैंने फिर से अपनी जवानी को जिया। अब तुम अपनी उड़ान के लिए हो तैयार, अनंत आकाश तुम्हारी सीमा है, तुम्हें जीवन में बहुत कुछ पाना है, परंतु एक पिता के नाते अब भी मैं यही चाहूंगा, जीवन में पैसे से ज्यादा रिश्तों को कमाना, एक कामयाब व्यक्ति के साथ एक अच्छा इंसान बनना, जीवन के बड़े निर्णयों में दिमाग की जगह दिल की सुनना, महानगर की चकाचौंध में खुद को ना खो देना, हमेशा अपनी जड़ों को याद रखना, ना भुला देना, माता पिता को दे सको, अगर दे सको तो बस इतना दे देना, बचपन में मिले प्यार को ब्याज समेत लौटा देना। एक पिता अपने बच्चों से बेहद प्यार करता है, पर कर्तव्य के बोझ तले आंसुओं को दबाकर व्यक्त नहीं करता है। पिता होना क्या होता है यह तुम तब जानोगे बेटे, जब तुम खुद बनोगे पिता, जब तुम खुद बनोगे पिता। बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता। और मुझे अपने पापा की याद आ गई। तो मेरे फादर साहब, मतलब उनके साथ मेरा एक अलग ही कनेक्शन था। और 2017 में चले गए वो। तो ओह, मुझे सॉरी। आपकी कविता सुन के उनकी याद आ गई जी। बहुत लोगों ने बहुत पसंद करी आपकी कविता। अजय कुमार सिन्हा जी, पूनम शर्मा जी, अजय कुमार सिन्हा जी कह रहे हैं, जीवन में पैसे से ज्यादा रिश्तों को कमाना, एक कामयाब व्यक्ति के साथ एक अच्छा इंसान बनना, जीवन के बड़े निर्णय में दिमाग की जगह दिल की सुनना, महानगर की चकाचौंध में खो ना खो ना जाना, हमेशा अपनी जड़ों को याद रखना, ना भुला देना। वाह वाह, क्या बात है। सारे आपकी कविता का सार लिखा उन्होंने। पूनम शर्मा जी, मंजुला श्रीवास्तव जी, शोभना तनेजा जी, ऋचा प्रियदर्शिनी जी, नीरू मेहता जी, गायत्री जोशी जी, आभा सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मधुकरे जी, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से आपने सुनी है ये कविताएं, और सबने बहुत तारीफ करी आपकी कविताओं की। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं हम आपके साथ। तो जब लीडरशिप की बात करते हैं तो स्पिरिचुअल गुरु भी हमारे लीडर होते हैं, तभी तो हम उनको फॉलो करते हैं। तो मैं तो जब से बचपन से मैंने जितने गुरुओं को देखा, तो उनमें श्री श्री का एक अलग ही आकर्षण रहा उनके साथ मेरा। लेकिन मैं बहुत ज्यादा आपके जैसे फॉलोअर नहीं हूँ, कभी टाइम नहीं मिला। आर्ट ऑफ लिविंग से बस एक बार जुड़ी थी, जब मैंने स्टार्टिंग में मैंने जो एक प्राइमरी एक सोहम वाली क्लास होती है वो वाली ली थी मैंने। सिर्फ एक चीज उसके बारे में जानना चाहूंगी और एक चीज जानना चाहूंगी, बहुत ज्यादा आर्ट ऑफ लिविंग को डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ एक इंसिडेंट थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जब हमने सोहम वाली क्लास ली तो उसके पहले उन्होंने एक सेशन कराया जिसमें कि मतलब आईज वगैरह बंद करके, और उन्होंने कहा जैसी भी फीलिंग आ रही है वैसा तुम लोग अपने एक्सप्रेशंस आने दो और ढीला छोड़ दो अपनी बॉडी को। और वो जो सेशन था, उस सेशन में काफी लोग रोए, बहुत रोए, कुछ लोग काफी हंसे, इनफैक्ट मैं बहुत रोई। तो बहुत ज्यादा, मतलब वैसी फीलिंग कभी नहीं हुई। ऐसे ही मेरे ब्रदर ने अपने उत्तराखंड में, उनके रुद्रपुर में सेशन हुआ, जी। उसके साथ भी सेम, उसने भी बोला कि दीदी ऐसा लग रहा था मेरे हाथ से आग निकल रही है, एंड आई वॉज क्राइंग एंड क्राइंग। मेरे को सिर्फ उस एक इंसिडेंट के बारे में, सेशन का उस एक हिस्से के बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि उसमें ऐसा क्या होता है, सबकी एक अलग तरह की फीलिंग निकल आती है और आप लोग एक इंसान को उस लिमिट पे पहुंचा देते हो कि मतलब ऐसा क्यों होता है, वो मैं जानना चाहती हूँ। मतलब ये मेरे अंदर एक उत्सुकता है उस चीज को जानने के लिए जी। जी। अ,
देखिए निवेदिता जी, हम दो दुनिया में जीते हैं। एक दुनिया जो हम अपनी आंखों से देखते हैं हमारे चारों तरफ है ना, जिसमें कि 99.9% 99 लोग जो है उसमें खोए हुए हैं। और एक दूसरी दुनिया है जो हमारे अंदर चलती है ना। हम्म। एक हमारे अंदर की दुनिया है, एक बाहर की दुनिया है। बहुत कम ही ऐसे जी। भाग्यवान लोग हैं जिन्होंने कि अपने अंदर की यात्रा की है। तो ये जो हम्म। हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग में जो प्रोग्राम करवाया जाता है, ये बेसिकली आपके अंदर की यात्रा है। आपके अंदर की यात्रा को अगर मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक अगर आपको समझाने के लिए बताना चाहूं, तो हमको हम्म। हु आर वी, हम कौन है। देखिए हमारे एक हम्म। शरीर है, आप मुझे देख रही हैं, इस शरीर का नाम एसी श्रीवास्तव है। बट यही हम्म। शरीर सब कुछ नहीं है। अगर श्वास नहीं हम्म। होगी तो ये शरीर नहीं रहेगा। हम्म। इसका नाम खत्म हो जाएगा, एसी श्रीवास्तव नाम इसका नहीं रहेगा, श्वास नहीं रहेगी तो श्वास हमारा हम्म। सेकंड लेवल है। तीसरा हमारा लेवल है मन। हमारी सारी हम्म। चीजें जो हम लोग महसूस करते हैं, अच्छा बुरा, दुख सुख, है ना, जो हमारी हम्म। पांचों इंद्रियों से जो आनंद हम लेते हैं, वो सब सारा मन हमारा है। और सबसे ज्यादा हम्म। परेशानी हमारे कहाँ पे होती है? हमारे मन में ही होती है। जो जो हम महसूस करते हम्म। हैं, सुख दुख अच्छा बुरा, ये मन में महसूस करते हैं। मन से और हम्म। आगे हमारा एक और अगला एक स्तर होता है, वो होता है हमारा इंटेलेक्ट, है ना। हम्म। हमारा इंटेलेक्ट, हम्म। बुद्धि, जो कि ये निर्णय लेती है हम्म। सही गलत है। और कई समय में ये हम्म। बुद्धि हमको बहुत परेशान करती है। और ये समस्याएं बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स के साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा है। और बुद्धि के हम्म। बाद भी एक हमारा एक और स्तर होता है, वो है हमारी मेमोरी। हमारी हम्म। जो भी एज है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, जो भी है, हम्म। जो भी हमारे अनुभव हैं, हमारे जीवन के जो भी अनुभव हैं, अच्छे बुरे सब अनुभव हैं, सब कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। और आप अगर हम्म। देखेंगे तो हमारे मेमोरी का ये नेचर है कि हम नेगेटिविटी को बहुत अच्छे से स्टोर करते हैं। अब मैं निवेदिता जी की आज 10 तारीफ कर दूं, और कोई एक हम्म। और एक निवेदिता जी की कुछ बुराई कर दूं मैं, तो निवेदिता जी हम्म। यहाँ से क्या लेके जाने वाली हैं? 10 वो तारीफ याद बुराई। शायद नहीं आएंगे, वो बुराई याद आएगी। उसको हम्म। यहाँ पे लॉक एंड की में बंद कर हम्म। लेंगे आप, है ना। वो सारी चीजें कहाँ पर हैं? सारी चीजें कहाँ पर हैं? बिल्कुल सही। हाँ। उसका स्टोरेज कहाँ पर है? हम्म। यहीं पे है ना। बिल- सारी हाँ। नेगेटिविटी, हर तरह की नेगेटिविटी, जो हमारी मेमोरी का हम्म। स्वभाव है नेगेटिविटी को रखना, वो सारी नेगेटिविटी हमारी यहाँ पे रहती है ना। हम्म। मेमोरी के बाद भी हम्म। हमारा एक और लेवल है, वो है हमारा ईगो। हम्म। हमारे सारे संबंधों के में प्रॉब्लम की समस्या है, वो है ईगो। ईगो। जिसको हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं, और इसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे लोगों में तो हम्म। इन सातों छह लेवल की अवेयरनेस भी नहीं है। ये सारी हम्म। चीजें हमारे अंदर इकट्ठी होती रहती हैं। देखो, आप जो हम्म। कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते, हम्म। है ना। बहुत सारी चीजें हैं, हम कहीं पे किसी से कुछ कहना चाहते हैं। इवन द क्लोजेस्ट ऑफ द पर्सन, इवन द हम्म। क्लोजेस्ट ऑफ द पर्सन, आई वुड टेल यू, इवन द हस्बैंड वाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप कहना चाहते हो नहीं कह पाते। या हम्म। जो आपने सुन लिया, बिल्कुल। आपको खराब लगा, आपने कहीं दबा के रख लिया अपने अवचेतन में, है ना। एग्जैक्टली। हाँ। तो ये जो क्रिया, जो सुदर्शन क्रिया, जो सोहम आप बोल रहे हैं, उसका सही नाम है सुदर्शन क्रिया, जो होती है ब्रीदिंग की जो सुदर्शन। टेक्निक है, हाँ, सुदर्शन हाँ, क्रिया में सुदर्शन। ये हमारे हाँ। छह जो लेवल है ना, इन लेवल में हम्म। जितना भी ये सब हमारे सब पास्ट एक्सपीरियंस के कारण जितनी भी टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, हमारी बीमारी का भी सबसे बड़ा कारण यही सारे टॉक्सिन्स हैं। हमारे इन सब हम्म। लेवल्स में नेगेटिविटी के कारण बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। तो सुदर्शन हम्म। क्रिया से पूरे 6-7 लेवल की सफाई हो जाती है। तो जो वो चीज हम्म। अंदर जमा है, जिसको शरीर में प्रॉब्लम है, उसको शरीर में अकड़न होगा, शरीर में दर्द होगा, शरीर का ठीक होगा। और आपके अवचेतन मन हम्म। में अगर बहुत सारे चीजें दबी हुई हैं, तो वो चीजें बाहर निकलती हैं। और आप अपने हम्म। आज जो सातवां लेवल है, जब इन छह लेवल के पार हम चले जाते हैं, तो सातवां लेवल जी। वो है जो हम खुद हैं, जिसको कि हम बोलते हैं हम्म। ना कि हर किसी के हम्म। अंदर ईश्वर का अंश है। हम्म। बोलना बहुत अच्छा लगता है, बोलना जी। बहुत अच्छा लगता है, बट आज तक महसूस हम कभी नहीं कर पाए। लेकिन एग्जैक्टली। सुदर्शन क्रिया के द्वारा हम ये छह लेवल को पार करके वो सातवें लेवल तक पहुंच जाते हैं। आपकी अपने आप हम्म। से मुलाकात होती है, इसलिए सुंदर शांति महसूस होती है। और ये जो आप बोल रहे हैं, ये जो एक्सप्रेशन होता है, जैसा कि मैंने बताया, हमारे अंदर के जो होता है उसका एक्सप्रेशन उसके बाहर में निकलता है। तो हमारे अंदर हम्म। की वो सारी सफाई होती है, इसके कारण सारी भावनाएं निकलती हैं, सब कुछ निकलती है ना। अब आप हम्म। देखेंगे, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कि आपको आपके आसपास अगर 10 लोगों को आप देखेंगे तो कितने लोग मुस्कुराते हुए नजर आते हैं और कितने लोग चेहरा लटकाए हुए नजर आते हैं? जरा बताइए एवरेज। ज्यादा लोग हम्म। चेहरा लटकाए हुए नजर आएंगे आपको, हाँ।
जीवन में सब कुछ हम्म है, सब कुछ है, हम्म लेकिन खुशी हम्म गायब। हम्म मटेरियलिस्टिक चीजों में खुशी ढूंढते हैं, नहीं तो शाम को हम्म क्लब में बैठ के खुशी खोजते हैं, कहीं मिलेगी वहां पर। हम्म, और जो जी असली जी। जगह है अंदर, वहां कोई जाना नहीं चाहता वो खुशी खोजने के लिए, है ना। और बच्चे इसीलिए हमेशा मस्त रहते हैं, क्योंकि बच्चों को जब भगवान ने बनाया तो सातों लेवल जो बहुत क्लीन रहते हैं, वो सुंदर हार्मोनी रहती है सातों लेवल में। हमारे इन सातों हम्म लेवल में सारी गड़बड़ी चालू हो जाती है, इसलिए ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, टेंशन और ये डिप्रेशन एंड सो काइंड ऑफ सो इतनी सारी जो बीमारियां परेशानियां हैं, वो इन्हीं सारे लेवल हम्म में गड़बड़ी के कारण होती हैं। तो ये कारण है कि आप वो सुंदर अनुभव उसके बाद में करते हैं। और आपने ये भी महसूस किया होगा कि वो सब रोने के हंसने के बाद में मन कैसा हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है, विचार खत्म हो हम्म जाते हैं, एकदम शांत हो हम्म जाता है, मन और शरीर दोनों। हम्म दैट इज द रीजन। हम्म, बहुत अच्छी बात है। मतलब तो मतलब जैसे आज एक मुलाकात हम आपके साथ कर रहे हैं, वो इंसान को रोज अपने साथ एक मुलाकात जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो स्वाध्याय बोलते हैं ना जिसको, हमारे पुराने आप पढ़ेंगे, स्वाध्याय करने के लिए बोला जाता था ना, कि भाई रात जी। को कम से कम सोने से पहले 10 मिनट अपने बारे में सोचो, खुद के बारे में। हम्म, पूरी दुनिया के बारे में तो हम इतना जजमेंट करते रहते हैं, क्या सही है करेक्ट। क्या गलत है, ये गलत है वो सही है, ये है वो है, दुनिया भर का हर चीज को गलत गलत और सही के नजरिए से देखते हैं, बट अपने आप को कभी नहीं देखते। अपने आप को अंदर देखें, अपने अंदर की यात्रा करें, अंतर्मन की यात्रा करें, आप देखेंगे शांति आपके अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। आनंद आपके अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। कितना अच्छा बोला ना आपने कि हम हर चीज को गलत और सही के नजरिए से ही देखते रहते हैं, जजमेंट, यस। जजमेंटल हो जाते हैं। और सारे दुखों का कारण यही है कि जो बिल्कुल। हम दूसरों के लिए जजमेंटल होते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ। और सचमुच आप जैसे व्यक्तित्व अगर हमारे एक मुलाकात में आते रहे तो एक ये तो हमारे लिए भी बहुत बहुत ही पॉजिटिव चीज है और अच्छा लग रहा है। आपने एक आपके आपने तो बड़े परिचय बड़े, में। हाँ यहाँ बोलिए। नहीं, मैं एक ही चीज जी बोलने वाला था। मैंने आप, सॉरी फॉर डिसरप्शन, कि मैं जी तो जी आपके कुछ बोलिए। पुराने वीडियोस देख रहा था, आपने बड़े बड़े नामचीन हस्तियों के आपने इंटरव्यू लिए हुए हैं। तो मुझे तो लग रहा था कि भाई मैं कहाँ, मैं उन हस्तियों के बीच में, आप आज मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। आई वॉज फीलिंग कि भाई सम ग्रेट थिंग फॉर मी। और मुझे डर भी लग रहा था कि निवेदिता जी मालूम नहीं मुझसे क्या पूछने वाली है ना। जिन बड़ी हस्तियों की आप बात कर रहे हैं उनका भी मैं बहुत सम्मान करती हूँ, क्योंकि जी 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 वो जितने बड़े हैं उनके सामने अनुकुंज प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं है। फिर जी भी जी जी उन्होंने मेरा मेरा फोन लेकर के मुझसे बात करी और मेरे एक जी छोटे से निमंत्रण को स्वीकार किया और वो जी हमारे जी पटल पर आए। ऐसे ही जी हम जी जी आपके भी बहुत आभारी हैं कि आपने जी जी क्योंकि अगर आप लोग आ रहे हैं और अपना 1 घंटा दे रहे हैं और इतनी अच्छी बातें आप हमको बता रहे हैं, तो आपका वो 1 घंटा हमारा आपने अनुगुंज को दिया है। अनुगुंज बहुत आभारी है आप सबका। जी एक चीज और बात करना चाहती थी। ये जो आप पेरेंटल जो कोचिंग आप करते हैं, तो जब मैंने ये पढ़ा, मतलब मुझे नहीं पता था कि पेरेंटिंग कोचिंग करके भी कोई चीज होती है। ये मैंने आज आपके परिचय में फर्स्ट टाइम पढ़ा। तो मेरे मन में पढ़ते ही पहला सवाल यही आया कि पेरेंटिंग तो एक ऐसी चीज है जो कि मूलतः स्वभाव में होती है पेरेंट्स के, उसकी कोचिंग कैसे हो सकती है? कुछ बताएं इसके बारे में। ये विषय मेरे दिल के सबसे ज्यादा नजदीक है। जी मैं शुरुआत करता हूँ एक छोटी सी कहानी से, है ना। जो जी मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैंने देखा, जिसने मुझे बहुत बहुत दुख दिया, आप भी इससे रिलेट कर पाएंगे। क्या होता है हम्म आजकल, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े स्कूल्स में एडमिशन हाई कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद चिट डाल के एडमिशन होता है आजकल, है ना, इंटरव्यू नहीं होते हैं। बड़े जो स्कूल्स में नर्सरी वगैरह में जो एडमिशन होते हैं, तो चिट हम्म, निकाल के एडमिशन हुआ करते हैं। तो ऐसे मेरी जी परिचित थी, मैं जानता था, यंग लेडी थी, उनकी एक ही बच्ची थी, वेल हम्म प्लेस्ड, अच्छी फैमिली थी। और उसने हम्म भी अप्लाई किया। हमारे भिलाई में डीपीएस इज ए बिग स्कूल, बड़ा स्कूल है, उसी का नाम सबसे हर एडमिशन के लिए लोग जाते हैं वहां पर। तो उस जी लड़की ने भी, उसकी मदर ने फॉर्म भरा था। और बाद में जब लॉटरी निकली तो उस लड़की का एडमिशन नहीं हो पाया। ठीक है। हम्म तो उसके हम्म बाद उसकी मदर ने उस लड़की को
बार बार बोल के कि यू आर अनलकी, यू आर अनलकी, यू आर अनलकी, तेरा भाग्य अच्छा नहीं है, तू अनलकी है, 5 साल की बच्ची को। ओहो। तो उस हम्म। बच्ची ने जब बाद में एक दिन मैंने उस बच्ची से बात किया, तो हम्म। किसी चीज के बारे में ऐसी बात करे तो बोले नहीं अंकल मैं तो अनलकी हूँ, मेरे से तो ये हो गई नहीं, मेरी मम्मी बोलती है मैं अनलकी हूँ। इज दिस द पेरेंटिंग ओहो। जो आप बोल रहे हैं ना स्वभाव में है? इज दिस द पेरेंटिंग? एंड दिस इज हैपनिंग इन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज। दिस इज हैपनिंग इन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज। 2% क्यों कम आया, 1% क्यों कम आया, और बच्चों के ऊपर हम लोग इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि उसके पूरे जीवन को हम नष्ट कर देते हैं। आप बच्चों को घोड़ों की तरह रेस में दौड़ाना शुरू कर देते हैं शुरू से, बिल्कुल। और बच्चों की जिन समस्याएं, जो मैं वर्कशॉप लेता हूं इन लोगों का, उसमें पेरेंट्स बच्चों की बहुत शिकायतें करते हैं। बच्चों के साथ नहीं आते, हम्म। अकेले आते हैं पेरेंट्स कि हमारा बच्चा ये नहीं करता, ये नहीं सुनता, वो नहीं सुनता। 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स के लिए पेरेंट्स खुद दोषी हैं। जैसा कि मैंने एक बिल्कुल। एग्जांपल बताया, ये 5 साल की बच्ची का एग्जांपल था। एक और एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक घर में गया, ऐसे किटी पार्टी, डिनर टाइप की पार्टी थी। मैं देखा कि किचन हम्म। में वो लेडी काम कर रही थी जो घर की मेजबान लेडी हैं, और उनके साथ हम्म। घर की छोटी बच्ची, अमूमन 5-6 साल की बच्ची रही होगी, वो हम्म। मम्मी के संग हाथ बटाने की कोशिश कर रही थी। बहुत सारा काम किचन में चल रहा था और मम्मी बार बार उसको डांट रही थी, तू जा यहाँ ओ। से, टीवी देख, तू जब भी कुछ करती है, एक काम करती है 10 काम बिगाड़ती है। लास्ट वीक में तूने हम्म। वो गिरा दिया था, ये तूने हम्म। ये गड़बड़ कर दिया था, तूने वो गड़बड़ कर दिया था। और उसी बच्ची की हम्म। बड़ी बहन जो 15 साल की थी, वो ड्राइंग रूम में आराम से बैठ के टीवी देख रही थी। उसको ये मालूम है, वो किचन की तरफ उसका ध्यान ही नहीं था। डू यू नो वाई? हम्म। जी। मदर का वो जो बिहेवियर है, उस बच्चे के में आपने कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया। तू कुछ भी नहीं कर बिल्कुल। सकती, तू कुछ भी नहीं कर हम्म। सकती, तू हर काम खराब करती है, हर काम खराब करती है। तो बच्चे का अपने आप के ऊपर से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। एंड द एग्जैक्ट। जो बड़ी लड़की है उसके बारे में वही मदर कंप्लेंट करती है कि बड़ी लड़की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। आपने लेने दी क्या उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपने क्या मैसेज दिया बचपन से उसको? हम्म। ये इस तरह की चीजें हैं, इस तरह की चीजें हैं। दिस इज व्हाट पीपल आर डूइंग इन द फैमिली। 90, अगेन आई विल रिपीट, 99% हमारी जो समस्याएं हैं वो पेरेंट्स के कारण बच्चों को वो समस्याएं मिलती हैं। आपको मान लीजिए अंधेरे से डर लगता है ना? बच्चे तो इंक्विजिटिव होते हैं, डेयरिंग होते हैं, वो हर चीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हम्म। आप उसको क्या बोलते हैं? वहां नहीं जाना, अंधेरा है, मतलब आपने उसको बता दिया कि अंधेरे से डरना चाहिए। हम्म। एक छोटी सी बात आपने की, पूरे जीवन के लिए आपने वो डर उसके माथे के अंदर, आपने उसके दिमाग में ला दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसमें तो ये तो विषय इतना व्यापक है कि इसके ऊपर तो बहुत ही हम बड़े विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। और बेसिकली जो चाइल्ड का नेचर जो होता है उसको बोलते, हम बोलते हैं ना, CHILD, चाइल्ड। तो C स्टैंड फॉर कंफर्टेबल, दे आर ऑलवेज कंफर्टेबल इन एनी हम्म। सिचुएशन। आपको डिस्कम्फर्ट लगेगा, वो हमेशा कंफर्टेबल रहेगा। बाई नेचर दे आर हम्म। कंफर्टेबल, बट वी मेक देम अनकंफर्टेबल, है ना? अपनी हम्म। हरकतों से हम उनको अनकंफर्टेबल बनाते हैं। दे आर ऑलवेज हैप्पी। आपने किसी बच्चे को हम्म। चेहरा लटकाए हुए देखा है क्या? जैसे मैंने बोला था 10, उनको देखिए, एडल्ट्स को चेहरा लटका हुआ रहता है मेजोरिटी का। बच्चों में देखिए 10 में से 10 बच्चे आपको मुस्कुराते हुए लेंगे। बाई नेचर दे आर हैप्पी एंड वी मेक देम अनहैप्पी। और एडल्ट्स के संग ऐसा हो गया है कि बाई नेचर दे हैव बिकम अनहैप्पी, एंड कोई एक सिचुएशन होती तभी थोड़ा सा चेहरे में मुस्कान आती है, वो भी बड़ी मुश्किल से मुस्कान आती है लोगों के चेहरे पे। तो बच्चा तो मस्त रहने के लिए हमेशा मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, हर चीज सीखना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। हमने अपने कॉम्प्लेक्सेस, अपने सोचने के तरीके, अपना डर बच्चों के ऊपर थोप दिया। अब मैं एक ही बात पूछता हूँ, आप बच्चों को सारी चीज पढ़ाते हो, बोलते हो कि अच्छे मार्क्स लेके आओ, IIT करो, अच्छी कमाई करो, आपने कभी बच्चों को ये सिखाया है क्या कि खुश कैसे रहना है, अपने विचारों को कैसे मैनेज करना है? बेटा, अगर फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स आए तो उनको कैसे मैनेज करना है, नेगेटिव थॉट्स आए हम्म। तो कैसे मैनेज करना है, रिलेशनशिप को हम्म। कैसे मैनेज करना है, आपने कभी सिखाया उनको? हम्म। जीवन के जो मूल चीजें हैं उनको छोड़ के हमने उनको बाकी सब कुछ सिखा दिया, घोड़ों की रेस में दौड़ा दिया है। इसीलिए पेरेंट्स को पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे वर्कशॉप के बाद जब वो पेरेंट्स जाते हैं तो 90% पेरेंट्स रोते हुए जाते हैं।
दे रियलाइज कि हमने क्या किया। और एक और चीज है, 12 साल तक आपने जो कर दिया वो कर दिया, उसके बाद आप बच्चों को कोई चेंज लाना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर द किड्स। इसीलिए हम ये जो प्रोग्राम करते हैं मोस्टली हम लोग छोटे बच्चों के पेरेंट्स के लिए प्रोग्राम करते हैं और टीन्स के लिए अलग प्रोग्राम्स करते हैं। टीन्स को भी हैंडल करने के लिए अलग अलग स्किल्स चाहिए। उनके संग झगड़ने से उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, उनके व्यू पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा, उनकी नॉलेज को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, बट वो हम लोग नहीं कर पाते। और इसी कारण घर में तनाव होता है। बेटी और माँ के बीच तनाव देखने को मिलता है और बाप और बेटे के बीच में तनाव देखने को मिलता है। दैट इज द रीजन वी इम्पोज अवर थॉट्स, अवर व्यूज, अवर डिसीजंस ऑन देम। हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो हम नहीं बन पाए, हम चाहते हैं बस हमारे बच्चे वो करें। उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, गिव हिम द स्पेस, है ना। वो तो आसमान छूने को छू सकता है, इतनी क्षमता है उसमें, आप उसकी क्षमता को रोकते हो। तो ये बहुत ही सुंदर क्षेत्र है, बहुत ही सुंदर वर्कशॉप होता है बच्चों का, 2.5 घंटों का वर्कशॉप होता है, पेरेंटिंग वर्कशॉप। इट्स अ ब्यूटीफुल वर्कशॉप जी। बहुत अच्छा। ये तो आप एक अलग तरह की समाज सेवा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है और बहुत जरूरी है समाज में इन चीजों को आगे होकर के डिस्कस करना। और सबसे बड़ी बात है ये जो बच्चों के लिए आपने ये शुरू किया है, ये जो इस तरह के वर्कशॉप, ये इतने जरूरी है क्योंकि क्या होता है, बेस ही खराब हो जाता है और फिर हम जब बिल्डिंग तैयार हो जाती है तो हम कहते हैं वो बिल्डिंग ही खराब है, लेकिन बिल्कुल, हमने हम स्टार्ट बेस ही करते हैं खराब कर दिए। हाँ, बस। बहुत अच्छा। मतलब उसी समय में अगर हम लोग बेस ठीक कर दें तो बिल्डिंग तो अपने आप सुंदर रहेगी और अपने आप ही मजबूत सुंदर रहेगी, होगा। और समाज भी मजबूत रहेगा, समाज भी सुंदर बनेगा। समाज सुंदर बनेगा। ये इस एक्सेप्टेंस क्यों देश नहीं है और समाज में? हाँ, देश, समाज और आगे एग्जैक्ट दुनिया, अगली अच्छी दुनिया हम बना पाएंगे। बहुत अच्छा। और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि किसी दिन विस्तार से अनुकुंज के पटल पर इस चीज के लिए एक अलग तरह का कार्यक्रम आयोजित किया करेंगे हम लोग और जी आपसे जी और जी विस्तार में बात करेंगे इस चीज के जी ऊपर। जी, जरूर जरूर। इस विषय पर बात करने श्रीवास्तव के लिए जी, मैं हमेशा तैयार हूँ या। जी जी, मैं कह रही हूँ आपकी थोड़ी सी 1-2 कविताएं और सुनने का समय है, 4-5 मिनट जी है जी अभी हमारे पास। तो जी जी श्रोता जी बैठे हुए हैं तो हम सोच रहे जी हैं जी 4-5 जी 1-2 कविताएं और सुन लें आपकी। जी, जी जी जी, जरूर जरूर जरूर। स्वागत है, स्वागत है। हाँ, अब एक मैं जो कविता सुनाऊंगा, जो मेरा ये मेरे फील्ड, मेरा बहुत इंटरेस्ट का फील्ड है, एब्स्ट्रैक्ट। जैसे सांस के ऊपर मैंने एक कविता लिखी थी। हुँ, सांस तुम कैसे चलती हो, हुँ, बिना थके, अविरल, निरंतर, हुँ, जीवन के सुख दुख की साक्षी, तन के अंदर, मन के भीतर। हुँ, कौन कौन तुम्हें चलना सिखलाता, मंद, त्वरित, अलहड़, स्पंदन, मन की हुँ, हर लय की तुम साक्षी, शीतल या उद्वेलित मन। जैसे हमारा मन की जो स्थिति होती है, सांस भी हमारी उसी हिसाब से चलती है। आपने महसूस किया होगा ना, गुस्सा होते हैं तो बिल्कुल, सांस अलग तरीके से चलती है, खुश होते हैं तो सांस अलग तरीके से चलती है, दुखी होते हैं तो सांस अलग तरीके से चलती है। तो हमारी सारी बिल्कुल, भावनाओं की साक्षी अगर कोई है तो हमारी अपनी सांस है। हमारी साँस तुम है। तुमसे मन का गहरा नाता, तुम हो मन की सुंदर भाषा, निकट तुम्हारे आकर मैंने मन को सींचा, तन को साधा, मधुर मिलन की सहगामी, वस्ल की शीतलता का तुम एहसास, तुम वाह! में उठते गिरते भाव, सांसों का सुंदर उच्छ्वास, तुमसे हुँ, ही है ये जीवन, बिना तुम्हारे हुँ, सब निसार, कोमलता की हुँ, तुम हो भाषा, सप्त सुरों की हुँ, तुम झंकार, ऊंच नीच से दूर सभी में है कितना व्यापक विस्तार, तुमसे चलता है ये जीवन, सुखमय है ये जग संसार। वाह! बहुत सुंदर। तो हम जो साँस लेते हैं, साँस से ही जीवन है बट हम साँस को ही इग्नोर करते रहते हैं सारी हमेशा ज़िंदगी। इग्नोर करते रहते हैं देखिए, हमारे तो ये जीवन और भी बड़ी मृत्यु बीच का, हमारे विडंबना जीवन है। और हाँ, हमारे जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर ही ये सांस है। हाँ, हाँ। और और अभी इसी को हम इग्नोर करते हैं और इग्नोर इसके कर लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको कभी नहीं। इग्नोर करते हैं, पेड़ों को काटते हैं,
जहां से बिल्कुल सांस मिलती। तो बिल्कुल ये बिल्कुल बड़ी बिल्कुल। विडंबना है। और ये कोविड आप का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है, ये कोविड का यही हुआ है, एक फायदा भी हुआ है कि लोग अपनी सांस के प्रति सजग हो गए हैं कम से कम। सजग हो। अभी हम लोग कोविड रिलीफ का वर्कशॉप कर रहे हैं, जिनको कोविड की बीमारी हुई है उनको प्राणायाम वगैरह सिखा के जल्दी वो लोग इससे रिकवर करें, फ्री वर्कशॉप में लोगों को सिखा रहे हैं। तो लोग रियलाइज हम्म, करते हैं कि हमने कभी इस ढंग से सोचा ही नहीं कि सांस भी इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। एग्जैक्टली। और सांस भी खरीदनी पड़ती है भैया, जब अब जरूरत तो होती आपने देखा ही था इस बार क्या हाल हुआ है ना। है। हाँ ऋचा जी कह रही है कोई कविता आपने नारी पर बहुत अच्छी लिखी है, हाँ, या तो या आप या सुनिए। हाँ, वो जी, भी मेरा फेवरेट विषय है। मैं तो हमारे हमारे पटल पर ज्यादातर महिलाएं हैं, तो जी जी जी, जरूर वो जरूर। खुश होंगी आपकी कविता सुन के। हाँ, खुश भी होंगी, लेकिन मैंने चैलेंज किया है अपने कविता में, मैंने आपके सोच को नारी चैलेंज को, किया। हाँ, नारी की सोच को चैलेंज किया है। वैसे नारी जो होती हैं वो चैलेंज भी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करती हैं, हाँ चिंता हाँ मत हाँ, करिए, आप बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे बिल्कुल हम चैलेंज। बिल्कुल बिल्कुल। क्या तुम्हें उन्मुक्त गगन में उड़ने का मन नहीं करता? पंख हम्म, लगाकर आसमान को छूने का मन नहीं करता? जन्म जन्मांतर से तुम्हें अलग अलग पिंजरों में कैद किया गया है। कभी सती, तो कभी ऑनर किलिंग, कभी परिवार की प्रतिष्ठा। इन्हीं सब बहानों के नाम पर तुम्हारा बलिदान दिया गया है। तुम्हें पिंजरे में रखने के और भी कई बहाने हैं। घूंघट, बुर्का, पर्दा, लाज और हया। क्या ये सब केवल हम्म, स्त्रियों के ही गहने हैं? किसने इनको परिभाषित किया है? किसने इनको परिभाषित किया है? तुम्हें बंधन में रहने का तोहफा दिया है। हम्म, तुम केवल एक शरीर हो, भोगने की वस्तु हो। तुम्हारा जन्म पुरुष को खुश करने को हुआ है। फंस गई तुम स्वयं इस पिंजरे में। हम्म, अपने रूप और श्रृंगार को साधन तुमने मान लिया है। हम्म, यह पुरुषवादी सोच का हथियार है। यह हम्म, पुरुषवादी सोच का हथियार है। तुमको पिंजरे में कैद रखने का औजार है। हम्म, क्या चेहरा ही तुम्हारी पहली पहचान है? हम्म, केवल पुरुषों के लिए ही सजना और रिजाना तुम्हारे अस्तित्व का भान है। हम्म, मीरा ने जब इसे त्याग दिया था, क्या किसी स्त्री ने भी उसका साथ दिया था? हम्म, अहिल्या, कल्पना और लक्ष्मीबाई, सेना का मोर्चा संभालती वीर बालाएं, इन्होंने तो पिंजरों को स्वीकार नहीं किया था। हम्म, पुरुषों से आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी को अपनी जान पर खेलकर जिया था। उनकी खूबसूरती श्रृंगार के बिना भी बेमिसाल थी। हम्म, बहादुरी, लगन और निष्ठा की मिसाल थी। हम्म, घूंघट, पर्दा या बुर्का वही मानसिकता है जो तुम्हें पिंजरे में कैद रखती है, जो मलाला को हम्म, पढ़ने से रोकती है, सीता को अग्नि परीक्षा देने को कहती है, स्त्रियों हम्म, को आगे बढ़ने से रोकती है। तुम्हारा हम्म, अस्तित्व केवल पुरुषों के लिए है। तुम्हें हर बात बात पर टोकती है। क्या अब भी तुम्हें इस पिंजरे का भान है? आदि जनसंख्या होते हुए भी समाज, संसद और राजनीति में तुम्हारा क्या स्थान है? वाह, अंतर्मन में झांको। यह वही घिनौनी सोच है जो बलात्कार के लिए तुम्हारे छोटे कपड़ों को दोष दे देती है, मानो पुरुषों को बलात्कार का अधिकार दे देती है। कालांतर से ही पुरुष समाज किसी न किसी प्रथा से तुम्हें छलता आया है, तुम्हें अनगिनत जंजीरों में बांधता आया है। अगर आगे बढ़ना चाहती हो तो तुम्हें इस पिंजरे को तोड़ना होगा। पुरुषों के नजरियों से खुद को देखना छोड़ना होगा। अगर तुम पुरुषों को जन्म दे सकती हो, उनके बंधन से मुक्त भी हो सकती हो। इन सभी पिंजरों से बाहर तुम्हें ही निकलना है। पुरुषवादी सोच तो बाद की बात है। पहले तो तुम्हें महिलाओं के सोच से ही लड़ना है। पहले तो तुम्हें महिलाओं के सोच से ही लड़ना है। हम्म, अच्छी थैंक यू। कविता है, अच्छी सोच है, अच्छा थॉट प्रोसेस है, बहुत बढ़िया, और बहुत लोगों ने काफी तारीफ करी है, महिलाओं ने विशेषकर बहुत तारीफ करी है। और शोभना तनेजा जी, ऋचा जी, सुधा पांडे जी, मंजुला श्रीवास्तव जी, मोनिका चावला कपूर जी, शोमा सेन गुप्ता जी, शोभना तनेजा जी,
नीरू मेहता जी, चिंता प्रसाद जी और पूनम शर्मा जी, गायत्री जोशी जी। तो बहुत अच्छी तरीके से वो लोग अभी भी बने हुए हैं और बिल्कुल 1 घंटे का पता भी नहीं चला कि कहाँ गया। और आपसे आज बात करके बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली और बहुत सारा कहते हैं ना अंतर चिंतन अभी बढ़ गया काफ़ी, और काफ़ी चीज़ों के बारे में सोचेंगे भी इसके बाद। जी, और जरूर जरूर। बहुत अच्छा लगा। और ये जो 1 घंटा इन्वेस्ट सब लोगों ने किया, हमने किया, आपने किया, इस 1 घंटे का ज़रूर प्रतिफल निकलेगा। और बहुत-बहुत धन्यवाद सब श्रोताओं को। और आपको श्रीवास्तव जी फिर से बहुत आभार है कि आप आए और आपने अपना समय दिया अनुकुंज को। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद निवेदिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच का, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी श्रोतागणों का जो कि जुड़े इस समय में। और मुझे लग रहा है कि ये 1 घंटे में अगर मैं कुछ थॉट प्रोसेस को अगर जनरेट कर पाया, वही सबसे बड़ी मैं अपनी सफलता मानूंगा। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। बहुत आभार, बहुत आभार।